नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम साढ़े साती की बात करेंगे, शनि की साढ़े साती। तो साढ़े साती क्या है वो पहले समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि भाई शनि को हम लग्न से साढ़े साती देखें या कुंडली में कैसे साढ़े साती देखते हैं, चंद्र से क्यों देखते हैं, शनि की दशा भी हम चंद्र से देखें या क्या करें। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे चीज़ों में उनको उलझन है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि साढ़े साती क्या चीज़ है और साढ़े साती कैसे होती है, उसके बाद ब्रीफ में अलग से समझेंगे ढैया क्या है। तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ साढ़े साती की बात करेंगे। अभी साढ़े साती क्या है उसको ही समझेंगे, और जिन जिन राशि को है उसके बारे में हम ब्रीफ में आगे बढ़ेंगे। तो पहले सबके लिए ये समझना ज़रूरी है कि साढ़े साती है क्या है, कैसे होती है साढ़े साती। तो देखिए, साढ़े साती जो है वो आपकी कुंडली में जहाँ पर भी चंद्र है, आपकी कुंडली में चंद्र यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं भी, ये मैंने यहाँ लिखा है। सपोज़ वो चंद्र यहाँ भी हो सकता है आपकी कुंडली में, और उसके साथ कहीं भी कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 में से कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। तो चंद्र जो है आपकी कुंडली में सबसे पहले साढ़े साती जो होती है वो 7.5 साल की होती है, ठीक है। इसीलिए उसको साढ़े साती कहा जाता है। 7.5 साल तक उसका इफेक्ट रहता है। ढैया जो होती है वो 2.5 साल की है, इसीलिए उसको ढैया कहा जाता है, उसको हम अलग से समझेंगे। साढ़े साती जो है वो इसलिए 7.5 साल की होती है क्योंकि शनि जो है वो एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, ठीक है, 2.5 ईयर्स। तो 2.5 साल का उनका राशि परिवर्तन, 2.5 साल के बाद फिर दूसरा राशि परिवर्तन, और 2.5 साल के बाद तीसरा राशि परिवर्तन। तो 2.5 यानी 2.5 प्लस 2.5 5 प्लस 2.5 7.5। तो ये 7.5 साल का शनि का जो भ्रमण होता है वो 7.5 साल को साढ़े साती कही जाती है। लेकिन वो साढ़े साती कैसे बनती है? शनि तो 2.5 साल हर जगह चलते हैं, तो साढ़े साती कहाँ से गिनी जाएगी? तो साढ़े साती चंद्र के आसपास से गिनी जाती है, लग्न कुंडली से नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ साढ़े साती में सिर्फ और सिर्फ चंद्र से देखा जाता है। चंद्र से सिर्फ और सिर्फ साढ़े साती देखी जाती है। चंद्र कुंडली में या चंद्र जहाँ भी आपकी कुंडली में बैठा है वहाँ से साढ़े साती हमेशा देखी जाती है, लग्न से नहीं देखी जाती है। तो क्लियर हो जाइए। हाँ, ये अलग बात है कि किसी का कुंडली में लग्न भाव ये होता है, हर कुंडली में ये पहला स्थान होता है। जो आपकी कुंडली होती है उसका ये जो स्थान है वो पहला स्थान होता है। यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपको अगर कुंडली कैसे देखे समझ में नहीं आता है तो मेरा पार्ट 1 मैंने ड्रॉ करके बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया, बहुत लाखों लोगों ने उसका लाभ लिया है। आप भी समझिएगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो चंद्र आपकी ये लग्न भाव है और उसका यहाँ साढ़े साती से कोई लेना देना नहीं है। जो लेना देना है वो चंद्र का है। क्लियर? अब चंद्र आपकी कुंडली में इन 12 भाव में कहीं भी बैठा हो सकता है वो लग्न भाव में बैठा हो। तो जिनका लग्न में चंद्र है तो उनके लिए राशि भी वही है और लग्न भी वही है। सपोज यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो आपका लग्न मेष है, 1 नंबर मेष राशि दर्शाता है, और चंद्रमा यहाँ बैठा है तो आपकी राशि मेष है और लग्न भी मेष है। यहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि दर्शाता है, तो आपका लग्न वृषभ है और आपका राशि भी वृषभ है। चंद्र जहाँ बैठेगा उसके साथ जो नंबर लिखा है वो आपकी राशि है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये चंद्र यहाँ बैठा है और यहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो आपकी राशि कौन सी है? वृषभ। 2 नंबर वृषभ राशि है। चंद्र यहाँ बैठा है और 2 नंबर यहाँ लिखा है तो आपकी राशि वृषभ यहाँ से भी है। तो चंद्र जहाँ बैठा है वहाँ जो भी नंबर लिखा है वो 12 राशियों को दर्शाता है, ठीक है। तो वो नंबर की राशि आपकी राशि है। अब उस राशि से सपोज अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे करंट सिचुएशन को लेते हैं, ठीक है। हम करंट सिचुएशन से समझते हैं कि अगर किसी का चंद्र यहाँ पर बैठा है और साथ में 1 नंबर लिखा है तो उनकी राशि मेष है। चंद्र यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 3 जगह पर लिखा है, ठीक है। तो चंद्र यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और उसके साथ 1 नंबर लिखा है तो आपकी राशि मेष है। हमने मेष इसलिए लिया है ताकि समझने में आसान रहे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका 12 नंबर लिखा है तो आपकी राशि मीन है। चंद्र जहाँ भी बैठा है वो आपकी राशि है, वो तो क्लियर है, ओके। अब 1 नंबर यहाँ लिखा है और शनि जो है वो अभी ट्रांजिट करके 12 नंबर जहाँ है, ये 12 नंबर जहाँ है
लिखा हुआ आपकी कुंडली में, अगर आपका 1 नंबर यहाँ लिखा होगा तो 12 नंबर यहाँ लिखा होगा, 1 नंबर यहाँ लिखा है तो 12 नंबर यहाँ लिखा होगा। तो 12 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ शनि अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इनके लिए यहाँ शनि है, इनके लिए यहाँ शनि है। ठीक है, ये अगर चंद्रमा अगर यहाँ पर है, उनके लिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए शनि जहाँ भी, चंद्र जहाँ है उससे 12वें स्थान में शनि है, और वो 2.5 साल यहाँ रहेंगे, 2.5 साल, फिर ये 2.5 साल के बाद जो ट्रांजिट करेंगे शनि वो यहाँ पर आएंगे। तो 1-2.5 साल का चक्कर यहाँ उन्होंने ख़त्म किया, दूसरा 2.5 साल का चंद्र के साथ ख़त्म करेंगे, और तीसरा 2.5 साल का चंद्र के बाद करेंगे ये भाव में। तो 2.5 और 2.5 7.5 साल की ये 7.5 इस तरह से गिनी जाती है। तो वो शनि के 7.5 साल कौन से गिने जाते हैं? चंद्र आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा है वहाँ से 12वें स्थान में 2.5 साल, चंद्र के साथ 2.5 साल और चंद्र के बाद 2.5 साल। तो ये जो 2.5 साल का 3 चक्र है वो 2.5 + 2.5 + 2.5 7.5 साल को 7.5 कही जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्लियर हो जाइए। और ये जब जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो उनके हिसाब से ये 7.5 आगे बढ़ती जाएगी। जैसे कि मेष राशि को 7.5 अब तक नहीं थी, जब तक 29 मार्च तक शनि ने ट्रांजिट नहीं किया था, तब तक क्या था? अच्छा, पहले वो समझ लीजिए कि शनि जो है यहाँ जब आएंगे तो 7.5 का फर्स्ट फेज़ आपका शुरू होगा 2.5 साल का। चंद्र से पहले आपकी कुंडली में जहाँ भी चंद्र है उससे पहले शनि आता है, और ये हर किसी के लिए नहीं है। समझिएगा किन के लिए है वो भी हम समझेंगे, लेकिन 7.5 क्या है वो पूरा डिटेल में समझिए। शनि जो है वो आपकी कुंडली में चंद्र से 12वें भाव में आते हैं, तो वो फर्स्ट फेज़ हुआ आपका 7.5 का। शनि जब चंद्र के पास आएंगे तो वो दूसरा फेज़ होगा 7.5 का, सेकेंड फेज़, और चंद्र को छोड़ के फिर शनि आगे चले जाएंगे 2.5 साल के लिए, तो 7.5 का वो आखिरी फेज़ होगा, तीसरा। तो ये 3 उसके चंक हैं। ठीक है, शनि चंद्र से पहले, चंद्र के साथ और चंद्र के बाद, ये 3 फेज़ होते हैं 2.5 साल के, और उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज़ कहते हैं, और वो 2.5 साल के होते हैं तीनों, और 7.5 कहा जाता है उसको। क्लियर? अब यहाँ पर जो पहला फेज़ होता है चंद्र से पहले जो शनि है उसको कहते हैं 7.5 का फर्स्ट फेज़, जो कि मस्तिष्क पर से, आपके सिर पर से चलती है वो 7.5। और जो सेकंड फेज़ है वो आपके छाती के भाग से, आपका जो सीना है ये पोर्शन है उस पर से चलता है, उस पे इफ़ेक्ट होता है। और तीसरा जो फेज़ है वो आपके पैरों पर होता है, आपके खासकर घुटनों और पैरों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है थर्ड फेज़ में। तो शनि की 7.5 का 3 इफ़ेक्ट है पूरे बॉडी पे। फर्स्ट मस्तिष्क पे, फर्स्ट फेज़ 2.5 साल का, जब वो चंद्र से 12वें भुवन में होता है, फिर जब वो चंद्र के पास आता है तो आपके सीने के एरिया में वो इफ़ेक्ट करता है, और तीसरा जो भाव है वो आपके पैरों में। तो ये उसका 3 फेज़ का 3 अलग अलग आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट है। इसके बाद जो है उसका बेस होता है। शनि की 7.5 के 4 बेस हैं। एक गोल्डन, जिसको गोल्ड कहा जाता है बेस, सोना। दूसरा होता है सिल्वर यानी चांदी। ठीक है, तीसरा होता है आपका कॉपर। ठीक है, कॉपर, और चौथा होता है लोहा। तो ये 4 जो धातु है उसको बांटा गया है कि शनि किस बेस पे आपको 7.5 का इफ़ेक्ट दे रहा है, तो वो समझना ज़रूरी है। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि 7.5 अच्छी है या बुरी है। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि 7.5 आपके लिए बहुत डरावनी होगी, वो अच्छी भी हो सकती है। बहुत सारे मैंने 7.5 पे ऑलरेडी बहुत सालों पहले वीडियोस दिए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखिए, समझिए, और आपके जीवन में 7.5 कब आई थी वो भी आप देखिए, आने वाली कब है वो भी समझिए। ये ज़रूरी नहीं कि 12 राशियों को हमेशा 7.5 चलती है, नहीं, ये तो शनि के ट्रांजिट के हिसाब से होती है। चंद्र के पहले, साथ में और बाद में, ये 3 सिचुएशन जब भी आपके ये जीवन में क्रिएट होगी तब 7.5 आएगी। तो 7.5 कब आती है? एक बार जब आ जाती है तो उसके 30 साल बाद रिपीट होती है वो।
तुरंत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि शनि को वापस आने में यहाँ पर से शुरू होती है तो यहाँ वापस आने में उसको 30 साल लगेंगे, ठीक है। तो 7.5 तुरंत शुरू नहीं होती है। तो यहाँ पर शनि को आपकी 7.5 के जो भी इफ़ेक्ट हैं वो डिसाइड होते हैं उसके बेस से। तो उसका बेस कैसे डिसाइड होता है? सोना, जो गोल्ड बेस होता है वो ऐसे डिसाइड होता है कि जो आपकी कुंडली का चंद्र है उस चंद्र से जिस दिन शनि ट्रांजिट करके, जैसे 29 मार्च को शनि ने हम मेष के लिए समझते हैं, तो जिस दिन चंद्र ने राशि परिवर्तन किया, शनि ने राशि परिवर्तन किया 29 मार्च को, तो 29 मार्च को वो मीन में आए। जिस पल वो मीन में आते हैं, जिस दिन जिस पल वो मीन राशि में 29 मार्च को उन्होंने ट्रांजिट किया, उस समय आपके बर्थ चार्ट में जो चंद्र है उससे ट्रांजिट में, गोचर में जो चंद्र चल रहा है वो किस स्थान में है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बेस कौन सा है। तो अगर आपका चंद्रमा यहाँ पर जब आपके बर्थ चार्ट का चंद्रमा जो है उससे गोचर का चंद्रमा शनि के ट्रांजिट के टाइम पे वो भी ट्रांजिट करता था, तो वो कहाँ था उस पे डिसाइड करेगा कि आपका बेस कौन सा है, ठीक है। तो वो बेस जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो बेस है मेष वालों वो लोहे का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में 4, 6 या 12, 4, 8 या 12वें स्थान में ट्रांजिट कर रहा था, ठीक है। उससे पहले मैं क्लैरिटी करूं कि बेस कैसे डिसाइड होता है। जैसे हमने सोने का कहा, शनि जिस दिन, समझ लीजिए, शनि जिस दिन ट्रांजिट करता है उस दिन आपकी कुंडली का चंद्र जो है उससे, अगर ट्रांजिट में जो चंद्र चल रहा है, रोज जो चंद्रमा अपने गति में रहते हैं, वो चंद्र अगर आपकी कुंडली में जन्म के चंद्र से 6ठे या 11वें भाव में हो तो सोने का बेस, गोल्ड का बेस होता है। उस बेस को गोल्ड कहा जाता है। उसका इफेक्ट बाद में समझते हैं। अगर वो चंद्रमा आपकी कुंडली के चंद्रमा से 2, 5 या 9वें स्थान में ट्रांजिट कर रहा है, सपोज़ आप 29 मार्च को देखें और चंद्र ने, आपके चंद्र से वो चंद्र दूसरे भाव में है, तो वो उसका बेस चांदी का हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली के चंद्र से वो 5वें भाव में है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वें चंद्र का स्थान गिन के 5वां गिनना है, ठीक है। तो चंद्र जहाँ है वो 1, 2, 3, 4 और 5, तो आपके 5वें भुवन में ट्रांजिट का चंद्र है तो आपका वो चांदी का बेस होगा। या फिर वो 9वें भुवन में है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तब वो चांदी का बेस बनेगा। तो यहाँ पर गोल्ड के बाद चांदी। तो आपके जन्म के चंद्र से ट्रांजिट का चंद्र कब गिनना है? जब शनि ने ट्रांजिट किया उस दिन, उस समय, ओके। इसके बाद तीसरा बेस है कॉपर का, तांबा। तो कॉपर बेस जो बनता है वो आपकी कुंडली के चंद्र से तीसरे भुवन में शनि, चंद्र, 7वें भुवन में चंद्र और आपकी कुंडली के 10वें भुवन में चंद्र आता है आपके जन्म के चंद्र से, ट्रांजिट का चंद्र, तब जाके आपका वो बेस जो बनेगा वो कॉपर का बनेगा, तांबा, ओके। तो ये तीसरा बेस बनता है। और अगर जिस दिन शनि ट्रांजिट करता है उसी दिन आपकी कुंडली के चंद्र से ट्रांजिट का चंद्र अगर चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में हो तो उस बेस को लोहे का बेस कहा जाता है। लोहा जो आयन है तो वो बेस हो जाता है, ठीक है। तो लोहा जो है वो एक आपकी कुंडली में जन्म के चंद्र से 4, 8 और 12वें स्थान में ट्रांजिट का चंद्र हो, जिस दिन शनि ट्रांजिट कर रहा है उस दिन, तो आपका ये बेस बनेगा। अच्छा, अब ये जो बेस बने उसमें जो सोना है, गोल्ड है, उसका बेस का इफ़ेक्ट क्या रहेगा? तो देखिए, इसमें गोल्ड जो है वो बेस उतना अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे कष्ट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में परेशानियां करती हैं, स्ट्रेस क्रिएट करती है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको समृद्धि की अनुभूति भी होती है, ये एक तरफ आपका प्रोग्रेस हो रहा है।
लेकिन आपके मन में शांति नहीं होती। आपके जीवन में एक तरह से एक ऐसी घटनाएं या ऐसी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में ही रहते हैं। तो जो अच्छा हो रहा है उसका आनंद नहीं मिला, आपका प्रोग्रेस चल रहा है लेकिन आपको मन की शांति नहीं मिलती है। तो ये गोल्ड बेस है। जो उसके बाद है चांदी। तो चांदी वाला बेस बहुत अच्छा होता है, उसमें आपकी प्रगति होती है, आपकी उन्नति होती है, सफलता मिलती है और उससे जो आनंद मिलता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो चांदी का बेस ज़्यादा बेटर होता है गोल्ड के बेस से। और हालांकि प्रोग्रेस गोल्ड में ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है कंपैरेटिवली। चांदी में भी प्रोग्रेस होता है बट उसमें अगर 100% होता है तो इसमें 80% होगा, ज़्यादा कोई बड़ा भी फ़र्क नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके बाद जो तीसरा बेस है वो तांबा है, कॉपर। तो कॉपर के बेस में भी प्रोग्रेस होता है। कॉपर का बेस बहुत अच्छा होता है, उसमें आपके लाइफ में बहुत बड़ी अच्छी शुभ घटनाएं बनती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं आती है। तो ये चांदी और कॉपर और अच्छे हैं और आपके जीवन में 7.5 ऐसी नहीं है कि डरावनी हो, ऐसी नहीं है कि नेगेटिव हो। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी, इसलिए मैं बार बार हर चीज़ को डिटेल में रिपीट करते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके मन के वहम दूर हो और आपके जीवन में आप सही दिशा में समझ के आगे बढ़ पाएँ। यहाँ पर चौथा जो बेस है वो लोहे का है। लोहा बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोहा जो है वो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होता है, उसमें प्रोग्रेस भी अटकता है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट करती है। और अगर वो बेस है आपका तो आपको स्ट्रेस भी रहता है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और चीज़ों को कंट्रोल वे में करना चाहिए। यहाँ पर देखिए 7.5 में ज़रूरी नहीं कि हम सब चीज़ें नेगेटिव हो। 7.5 में चीज़ें हो रही है लेकिन आपको जिस तरह से पॉजिटिव वे में अच्छे से सुकून से शांति से सब चीज़ें हो जाए वैसा आप करना चाहते हैं तो वो नहीं होता, इसलिए हमें तकलीफ़ होती है। और जो हो रहा है उससे लाभ हो रहा दिख रहा है लेकिन हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो लोहे के बेस में आपको ज़्यादातर उतना बेनिफिट नहीं मिलता है और स्ट्रेस ज़्यादा मिलता है। और कंपैरेटिवली गोल्ड में आपको ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा होते हैं बट स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, उतना ही स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है। तो वो सिचुएशन क्रिएट होता है। यहाँ चांदी और कॉपर में बेनिफिट थोड़ा कम है लेकिन उसको आप एंजॉय करते हैं, सुख समृद्धि की अनुभूति होती है, सुख शांति की अनुभूति होती है, प्रोग्रेस की अनुभूति होती है, उसको एंजॉय कर पाते हैं। तो ये बेस के इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए 7.5 क्या है तो वो चंद्र के साथ से पहले शनि, चंद्र के साथ शनि और चंद्र के बाद शनि, उसके 3 जो हैं वो इफ़ेक्ट हैं मस्तिष्क पे, आपके मस्तक पे, आपके छाती पे, आपके सीने पे और तीसरा पैर के ऊपर। और उसके 4 बेस होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लोहा आयन। तो यहाँ पर ये मेन चीज़ है। 7.5 में ढाई साल के शनि के 3 जो चंक है उसको 7.5 कहा जाता है। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, आगे भी बहुत सी चीज़ें मैं कहने जा रहा हूँ तो रुकिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपके लिए डिटेल वीडियोस में लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए हम 7.5 जिन जिन को है उसकी बात करेंगे। अच्छा, ढैया भी होती है। जब भी शनि परिवर्तन करते हैं तो कुछ राशियों को ढैया 2.5 साल की इफ़ेक्ट होती है, ये जो 7.5 है उसी तरह। और 2.5 साल जो होते हैं उनके प्लस पॉइंट उसमें भी बेस होते हैं, सोना चांदी कौन सा है, कॉपर या लोहा, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो वहाँ पर आपका यही बेस के साथ क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ढैया ख़राब होती है, तो उसकी भी हम इसी तरह डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपके लिए जिन जिन के लिए 7.5 है, जिन जिन के लिए ढैया है, उनके लिए क्या इफ़ेक्ट है, जिनकी ख़त्म हुई है उनको क्या इफ़ेक्ट मिलेगा, जिनको शुरू हो रही है उनको तो क्या मिलेगा। लेकिन ये 2.5 साल के बाद शनि जब ट्रांजिट करके शुरुआत करेंगे दूसरे किसी के लिए तो उसको अभी ध्यान रखना चाहिए कि भाई मुझे अभी आगे समय में आने वाला है कुछ ऐसा, तो अभी से उसका ध्यान रखेंगे, डरना नहीं है, उसका ध्यान रखना है। तो आपको और अच्छा क्लैरिटी होगी और आप जीवन का अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। दूसरी चीज़, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बहुत पहले बनाए हैं 7.5 के, वो आप देखिएगा, जिनकी ख़त्म हुई है, जिनकी शुरू हुई है, जिनको 30 साल बाद रिपीट होती है 7.5 एवरी 30 ईयर्स,
तो जिनको बचपन में आती है तो सपोज़ किसी की 5 साल में आई तो 35 साल बाद फिर से शुरू होगी। तो उस तरह से साढ़े साती का इफ़ेक्ट आप समझिए 35 पे आई तो फिर आगे 70 पे आएगी। तो उस तरह से देखिए कि आपके जीवन में साढ़े साती के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। और इसमें एज का वो नहीं है कि भाई अरे अब तो एक एज हो गई साढ़े साती, तो जिस एज में इवन आपका एज 90 और साढ़े साती आती है तो उसका इफ़ेक्ट ज़रूर मिलता है। जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो उसको समझिएगा, उसको समझेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और मैं साढ़े साती के पहले इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हर किसी के लिए और साढ़े साती में क्या क्या चीज़ें होती है उसकी भी अलग से एक चर्चा आपके सामने रखूँगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।